किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है। आज फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में अपना इंटरव्यू शुरू करने से पहले हम दो शेर आपकी नजर करना चाहते हैं। सुनिए। आबला पा घूमते हैं दर बदर, आबला पा घूमते हैं दर बदर, और सर पर दूर तक साया नहीं। आबो गंदुम की रही कुछ इतनी फिक्र, मुद्दतों अपना ख्याल आया नहीं। आज हर आदमी जानता है कि हर इंसान, खासतौर पे नौजवान, आबोदाने की फिक्र में रहता है, आशियाना बनाना चाहता है। तो फिर अब एक गाना देखिए। हीरो के चेहरे पर जो आवाज है वो आवाज है हमारे आज के मेहमान भूपेंद्र सिंह जी की। भूपी भैया, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि आज दुनिया के कोने कोने में आपके चाहने वाले मौजूद हैं। हर एक आपको पहचानता है और जिसने आपकी पर्सनैलिटी नहीं भी देखी वो आवाज से आपको पहचानता है। अब मुझे ये बताइए कि पहले आप अमृतसर में थे, वहाँ से बम्बई आए और बम्बई में आपने ऐसे शानदार काम किए कि आपकी शोहरत दुनिया में हो गई। अब अमृतसर से बम्बई आने तक का जो सफर है उसके बारे में हमें आप बताइए, और ये भी बताइए कि कौन से लोग मददगार साबित हुए और कौन से लोग रुकावटें। बहुत अच्छा सवाल है तबस्सुम जी। अमृतसर में तो मैं पैदा ही हुआ और मेरे पिताजी प्रोफेसर नत्था सिंह खालसा कॉलेज में उस टाइम पे म्यूज़िक प्रोफेसर थे। तो सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी जो जायदाद थी वो मुझे विरसे में मिली है। जो भी आज मैं कुछ गा रहा हूँ या जो भी कुछ कर रहा हूँ सिर्फ उनकी वजह से ही है। म्यूज़िक की जो बेसिक ट्रेनिंग थी मुझे गाने की, वो पिताजी ने ही मुझे दी थी बचपन से ही। उसके बाद उन्होंने मुझे मेरे पहले गुरु श्री खैरतीलाल तहीम थे दिल्ली में, उनके पास मुझे सीखने के लिए भेजा। फिर गोपाल कृष्ण आचार्य थे दिल्ली में ही, उनके पास मुझे ले गए सीखने के लिए। बाद में मैं दिल्ली रेडियो और टेलीविज़न में मुझे जॉब मिल गया था, मैं वहाँ काम कर रहा था। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब श्री चेतन आनंद साहब का, जिन्होंने मुझे दिल्ली में सुना था और बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में लेके मदन मोहन जी के पास छोड़ा। और शुक्रिया अदा करूँगा मैं मरहूम श्री मदन मोहन साहब का, जिन्होंने मुझे इस फिल्म इंडस्ट्री का पहला गाना दिया, जो मैंने मोहम्मद रफ़ी साहब, मन्ना डे साहब और तलत महमूद साहब ने मिल के गाया था। फिल्म हकीकत बन रही थी उस टाइम पे, तो उन्होंने शुरू ही की थी। इंडिया की पहली वॉर फिल्म थी। जी हाँ, उसमें आपने एक्टिंग भी तो की थी। एक्टिंग मतलब नहीं थी, थोड़ी सी थी। मतलब उनको यह था कि जो मेरा गाना मैंने उसमें जो गाया था, जितना पोर्शन था जी, वो उन्होंने मेरे ऊपर ही पिक्चराइज किया था। इस सफ़र के बारे में मैंने जब भी सोचा तो उन्हीं लोगों की याद आई जिनकी वजह से मैं आज इस मकाम पे पहुंचा हूँ। मैं उन सभी लोगों को कभी नहीं भुला सकता जिन्होंने एक अजनबी को अपना हम सफ़र समझ सहारा दिया, हिम्मत दी, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन्हीं में से एक नाम है सुशीला जी, जो आज तक एक चिराग बनकर मेरी ज़िंदगी में रोशन है। और मेरी बेटी, मेरी एडॉप्टेड बेटी छाया भी। अगर मैं यूँ कहूँ कि इनके लिए आज भूपेंद्र के पास खुद अल्फाज नहीं तो गलत नहीं होगा। काश इस प्रोग्राम में मैं अपने जज्बात बयान कर सकता। भूपी जी, अभी जो कुछ आपने कहा उन ज़बरदस्त हस्तियों के बारे में, ये आपकी मोहब्बत, खुलूस और प्यार है। हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री और उसकी मौसीकी को कई साल हो चुके हैं। एक ज़माना वो था नौशाद साहब का, जब बहुत सुहानी किस्म की म्यूज़िक होती थी, उसमें साज कम
और मेलोडी ज़्यादा होती थी। उसके बाद वक्त के साथ साथ चेंजेस आती गई। बीच में लोगों को हंगामा खेज म्यूज़िक जिसमें शोर और गुल कुछ ज़्यादा था वो पसंद आने लगा। लेकिन आज हम फिर ये महसूस कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लोग फिर उस पुरानी और सुहानी मौसीकी की तरफ जा रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो वक्त अलग था जबकि मेलोडी राज करती थी, जबकि मेलोडी मेन होती थी, गाना मेन होता था और गाने के बोल जो हैं वो मेन होते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, जनरेशन चेंज होती जाती है। जनरेशन जब चेंज हो रही है तो जनरेशन का ज़्यादा झुकाव जो है वो वेस्टर्न म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा है। लेकिन वो जो पुराने उस्ताद लोग थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया, उनमें से कुछ गुजर गए, उनमें से कुछ ने काम करना छोड़ दिया। तो मेलोडी जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता वाकई दूर होती गई। और मैं शोर शराबा तो नहीं कहूँगा, लेकिन लोगों की पसंद, जो कि लोगों को पसंद होता था, वो म्यूज़िक डायरेक्टरों ने देना शुरू किया। ऐसा नहीं कि म्यूज़िक डायरेक्टर अपना काम नहीं जानते थे, दे हैड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। उन लोगों को क्लासिकल म्यूज़िक, उनको पूरे जो हमारे हिंदुस्तानी म्यूज़िक है उसकी पूरी खबर थी। लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों के टेस्ट को कैटर करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, जो भी लोगों को पसंद आता था वो म्यूज़िक उनको दिया। जिसको कि हम, कुछ लोग कहते थे कि जी अपना कुछ अंग्रेज़ी ट्यूनें चोरी की हैं, ये तो मैं चोरी नहीं बोलता उसको, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई ये लोगों को जो पसंद है वो देने में कुछ उसमें हर्ज नहीं है। खास तौर पे नौजवानों के लिए। नौजवानों के लिए आपने ठीक कहा, और आपने ये बात भी सही कही है, क्योंकि आज जबकि हम स्टेज पे गज़लें गाते हैं तो हम देख रहे हैं कि लोगों का झुकाव जो है वो इस लाउड म्यूज़िक से फिर वापस दोबारा जो है वो क्लासिक म्यूज़िक की तरफ आ रहा है, और फिर मेलोडी की तरफ लोग ध्यान दे रहे हैं। और लोगों को ज़्यादा चुलबुली गज़लें या चुलबुले जो फिल्मी गीत हैं वो कम ही पसंद आ रहे हैं। लोग आजकल ज़्यादा फिर से जो है मेलोडी की तरफ आ गए हैं, जिसकी जो एग्जांपल है, आप अभी आप पिछली एक दो पिक्चरें उठाइए, उनमें देखिए आपको जो बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब जो कि क्लासिकल बेस्ड राग, क्लासिकल बेस्ड ट्यूनें हैं और मेलोडी है उनमें जी। और वो रिकॉर्ड बहुत चल रहे हैं, वो लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। और मुझे 100% उम्मीद है कि म्यूज़िक वापस अपनी जगह पे, जो कि उसकी एक सही जगह है, मेलोडी जो है वो दोबारा हमारे संगीत में ज़रूर आएगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि हिंदुस्तानी मौसीकी बहुत रिच है, माला माल है, लेकिन उस दौर में जब लोगों को वेस्टर्न म्यूज़िक का अंदाज पसंद आ रहा था और हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर जो थे उन्होंने उसे अपनाया हुआ भी था, उस दौर में भी कुछ ऐसी फिल्में आईं जिसमें साज हावी नहीं थे आवाज़ और शायरी पर। आपकी भी कुछ फिल्में ऐसी आईं, उनके बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, फिल्म एतबार, आंगन की कली, बाजार, थोड़ी सी बेवफाई आपकी इसी बात का सबूत है कि ये फिल्में उस वक्त भी कामयाब हुई। इन फिल्मों का संगीत उस वक्त भी कामयाब हुआ जबकि लोग अलग टाइप का म्यूज़िक सुनने के शौकीन थे। और अगर मैं ये कहूँ कि इन फिल्मों का संगीत हिंदुस्तानी मौसीकी का आईना है, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ सहमत होंगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। भूपी जी, आपके जो चाहने वाले हैं, फैंस हैं, वो ये महसूस करते हैं कि आपकी जितनी भी फिल्में हैं वो सब गुलजार साहब की फिल्में हैं। इसकी वजह? सब गुलजार साहब की फिल्में तो नहीं हैं, लेकिन यह ज़रूर है कि गुलजार साहब से जो मेरा जो रिश्ता है वो भाइयों जैसे है। सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, हम अदरवाइज़ ज़ाती ज़िंदगी में भी हम एक दूसरे को काफ़ी मिलते जुलते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ये एक क्या उसको कहते हैं, इंसिडेंट है कि भाई इंसिडेंटल बात है कि गुलजार साहब की पिक्चरों के जो मेरे गाने हैं, जो उनके लिखे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। जैसे कि आप मौसम का गाना लीजिए, दिल ढूंढता है, फिर वही फुर्सत की रात दिन, तो इस टाइप के जो उनके लिखे हुए गाने हैं वो काफ़ी पॉपुलर हुए हैं।
और एज ए पर्सन, एज एन आर्टिस्ट, गुलजार साहब का जवाब ही नहीं है। अब मैं सोच रही हूँ कि एक, अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा सा पर्सनल सवाल कर लूं। कुछ खतरनाक नहीं, पर्सनल खतरनाक नहीं है, बहुत अच्छा है। जरूरी तो नहीं है कि पर्सनल चीज खतरनाक ही हो। ना हो सकता मैं ये अपने दर्शकों को खास तौर पे बताना चाहती हूँ कि आपका जो फैमिली है वो नेशनल इंटीग्रेशन का एक खूबसूरत हसीन नमूना है। वाह, वो कैसे? वो ऐसे कि आप हैं पंजाब के, ठीक है, और हमारी मिताली जी जो हैं वो हैं बंगाल की। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि इधर बंगाल इधर पंजाब दोनों गले मिल रहे हैं। ओहो, ये क्वेश्चन जो है, जो आपने जो सवाल किया है, इसका मैं आपको जवाब क्या दूं? नहीं है, इसका जवाब आप हमें ये दीजिए कि ये कितनी खुशी की बात है आपके लिए कि आपको तरह तरह के, आप कुछ खाने की बात करना चाहते हैं? मैं और खाने की बात ना करूं ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, मुझे बंगाल का जो खाना है वो मुझे बहुत अच्छा मिलता है, बहुत टेस्टी बनता है। लेकिन मुझे भाकरी भी अच्छी लगती है। नहीं, पर मुझे ये बताएं आप कि बंगाल के खाने तो मिताली जी बना लेती हैं, पंजाब के खाने आप उन्हें खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं? वैसे आपस की बात है, बुजुर्गों ने ठीक कहा है कि कुछ मामलात में अगर चुप ही रहा जाए तो बहुत अच्छा है। आप समझ गए हैं कि नहीं? फिल्मी गानों से शोहरत और दौलत ज्यादा मिलती है, और गजलें गाने से एक कलाकार को और उसकी कला को भरपूर तृप्ति। मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्यों? ये सही बात है कि फिल्मों में अगर आदमी गाने गाए तो उसमें ज़रूरी है कि पैसा आपको ज़्यादा मिलेगा। आपने ये भी सही कहा कि जब हम स्टेज पे गज़लें गाते हैं, इसमें एक सेटिस्फेक्शन है, इसमें एक तृप्ति है जो कि हमें पैसे से भी कहीं ज़्यादा हमारे फेवरेट है, ज़रूरी है और अजीज है। क्योंकि जब ये सेटिस्फेक्शन मिलता है, इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन जो स्टेज पर से मिलता है ना, इससे हमें बहुत एनकरेजमेंट मिलती है। हम उससे और ज़्यादा काम करने के बारे में सोचते हैं ताकि हम अपने सुनने वालों को इससे भी ज़्यादा खुश कर सकें और हमें उस बात की बहुत सेटिस्फेक्शन हो। तो हम इस बात को ज़्यादा, तृप्ति को, सेटिस्फेक्शन को ज़्यादा मद्देनज़र रखते हैं। आज की रात है रंगीन, चलो प्यार करें, दिल में जो बात है उस बात का इजहार करें। तुम मुझसे चुराओ नजरें, आज की रात मिलन की है, मिलाओ नजरें। आज मैं तुमसे न तुम मुझसे चुराओ नजरें, आज की रात मिलन की है, मिलाओ नजरें। हम न बिछड़ेंगे कभी, आज ये इकरार करें, दिल में जो
का इजहार करे आज की रात। मुझे भी आखिर में चलते चलते मैं एक सवाल ये पूछना चाहूंगी, बल्कि सवाल ना पूछते हुए इल्तिजा करूंगी कि आज के जो हमारे दौर के सिंगर्स हैं, यंगर जनरेशन वाले जो कंपोजर्स हैं, और चूंकि आप तो ज़्यादा सीनियर हैं, तजुर्बाकार हैं, अपने जूनियर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस मामले में कोई अथॉरिटी तो नहीं हूँ, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि सिंगर चाहे नया हो चाहे पुराना हो, उसको अपने ही स्टाइल में गाना चाहिए, उसको मेहनत करनी चाहिए। आज हमारे जितने पुराने सिंगर हुए हैं, आप उनकी तपस्या को देखें जो उन्होंने मेहनत की है। आप बड़े से बड़े सिंगर से आप शुरू कीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि उनकी कंट्रीब्यूशन म्यूज़िक में 100% थी। उनका जो म्यूज़िक से लगाव था, उन्होंने ज़िंदगी में और कुछ सोचा नहीं। उनके लिए सिर्फ गाना प्रैक्टिस, फिल्मों में गाना और सीखना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो सब लोग मरते दम तक भी सीखते रहे हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि सीखना जो है ये बहुत ही ज़रूरी है, और ऐसे कलाकार के लिए कि जिसको पूरी दुनिया सुन रही हो, उस कलाकार को ये फ़ख्र हासिल होना चाहिए कि वो कुछ भी गा सकता है, कि वो कुछ भी उसको गाना दे दिया जाए उसमें वो पीछे नहीं हटेगा, उसमें वो पूरा उतरेगा। मेरी सबसे यही दरख्वास्त है और यही मैं उनसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि भाई अपनापन होना चाहिए गाने में, बिल्कुल अपना स्टाइल होना चाहिए, अपनी आवाज़ होनी चाहिए, और तब जाके कहीं गाने वाले की जो उम्र है वो लंबी होती है। और सबसे बड़ी फ़ख्र की बात यह है कि वो किसी की नकल नहीं समझा जाता। जी हाँ, वो मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी, और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं अपने सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि जो मोहब्बत और प्यार हमें हमारे सुनने वाले देते हैं, हम तो उसी के सहारे ही ज़िंदा हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप हमारे सुनने वाले ना हों तो फिर हम भी नहीं हैं, क्यों तबस्सुम जी? ये तो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, लेकिन इसमें थोड़ी सी मैं बढ़ा दूंगी थोड़ा सा। क्या? सिर्फ सुनने वाले नहीं, देखने वाले भी। अच्छा। आपने तो शुक्रिया अदा कर दिया, जी। लेकिन अब मैं अपने दर्शकों की तरफ से और आपकी तरफ से और दूरदर्शन की तरफ से सबको फिर एक बार शुक्रिया कहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाए।